मैं मुस्कान। शुड वी स्टार्ट प्रेजेंटिंग? जी मैम। जी ठीक है। सो मैंने कुछ एक दो क्वेश्चंस तैयार किए हैं स्टैक से रिलेटेड। सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। तो आप में से कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड आउट करना चाहेगा? चलें ठीक है, मैं ही करती हूँ। तो क्वेश्चन है बुल्ड एन एरे विद स्टैक ऑपरेशंस। सो इसमें ऐसा है कि हमें एरे ऐसी बनानी है जो कि स्टैक के ऑपरेशन से बनेगी। तो ये जैसे कि क्वेश्चन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। सो मैं इस तरह करती हूँ, स्टैक के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इस डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे होता है कि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एरे पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये खास बात है कि आप एरे में तो ऐसा होता है ना कि हम लेट्स सपोज अगर कोई एरे है, हम उसके किसी भी इंडेक्स को रीच आउट कर सकते हैं। बट इसमें कुछ ऐसा होता है कि हम लास्ट वाले ही को ही रीच आउट कर सकते हैं। उसका ही हमें वैल्यू पता होती है। और इसका इसलिए इसे बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि आप जिसको लास्ट में डाल रहे हो ना, जिस एलिमेंट को स्टैक में, आप उसको ही निकाल सकते हो और फिर बाद में जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे टारगेट एंड एन इंटीजर एन। सो इसमें यह है कि हमें एक इंटीजर अरे दी जाएगी जो कि टारगेट के नेम से होगी, और हमें एक इंटीजर एन दिया जाएगा। और यू हैव एन एम्प्टी स्टैक विद टू फॉलोइंग ऑपरेशंस। सो यहाँ पे मेन बात स्टार्ट होती है कि हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक होगी, और उसके अंदर हम जस्ट दो ही काम कर सकते हैं। एक तो या तो पुश कर सकते हैं या तो पॉप कर सकते हैं। अब पुश का मतलब ये है कि पुश इज एन इंटीजर टू द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि एक स्टैक एम्प्टी है, उसके अंदर हम पुश कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर डाल सकते हैं। पॉप का मतलब है कि हम इंटीजर को रिमूव कर सकते हैं, और वही इंटीजर को रिमूव कर सकते हैं जो कि टॉप ऑफ द स्टैक, जो कि लास्ट में है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि स्टैक हमें अलाउ करती है कि आप ऐसा करो, लास्ट वाले ही एलिमेंट को रीच आउट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और उसको बोला जाता है टॉप ऑफ द स्टैक। और वो स्टैक का टॉप एलिमेंट होता है। और नेक्स्ट बात ये सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में था। और दूसरा ये है कि यू ऑल्सो हैव अ स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज। और एक तो ये बात होगी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मैंने बोला था यहाँ पे एन है। तो ये इंटीजर का था, और मतलब कि एन ये है कि आपके पास स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स होंगे। यानी कि स्ट्रीम से मुराद स्मॉल नंबर ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स के कुछ स्ट्रीम जो कि वन से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी। लेट्स सपोज इन एन की वैल्यू है 5। तो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स का मतलब है कि आप 1 से लेकर 5 तक जाओगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये पांच ही एलिमेंट होंगे स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स, और उनको क्या बोल और वो एन है, ठीक है। यूज द टू स्टैक ऑपरेशंस टू मेक द नंबर्स इन द स्टैक। अब ये तो जस्ट एक दो इम्पोर्टेंट बातें थी क्वेश्चन के रिलेटेड। अब क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि हमने टू स्टैक ऑपरेशंस को यूज करना है टू मेक द नंबर्स ऑफ इन द स्टैक फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। यानी कि हम लास्ट से एलिमेंट्स को डालेंगे स्टैक में इक्वल टू द टारगेट। और इसमें ऐसा करना है कि आपने डालने के बाद उस
था। मैं बता रही थी, मैं एक सेकंड दोबारा शेयर कर लूँ। यहाँ पर बात बता रही थी कि हमारे पास एक तो टारगेट वाली एरे होगी और दूसरा इंटीजर होगा। जो इंटीजर होगा ना वो होगा स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स, यानी कि उसके अंदर 1 से लेकर n तक नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि हमने ऐसा करना है कि स्टैक के अंदर इन दो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को डालना है, यानी कि स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स को डालना है 1 से लेकर n तक। और इस वे में डालना है कि हमारे पास जो स्टैक बने ना वो टारगेट बने, यानी कि जो टारगेट एरे है ना वो ही रिजल्ट में बने। तो उसको बनाना कैसे, इसके लिए ये दो रूल्स हैं, ये भी देख लेते हैं। इफ द स्ट्रीम ऑफ द इंटीजर्स इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स एम्प्टी नहीं है, यानी कि स्ट्रीम के अंदर कुछ होगा तो ही हम डालेंगे स्टैक में ना, तो इसमें इस चीज़ की बात हो रही है। पिक द नेक्स्ट इंटीजर फ्रॉम द स्ट्रीम एंड पुश इट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि हम ऐसा करेंगे, स्ट्रीम के नंबर को स्टार्ट में ऐसा करेंगे, स्ट्रीम के पहले नंबर को पकड़ेंगे और उसको स्टैक में डालेंगे। पुश इन द टॉप ऑफ द, यानी कि हम उसको टॉप में डालेंगे। टॉप का मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है। ठीक है। और इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, पॉप द इंटीजर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर को पॉप कर सकते हैं। और पॉप का मतलब ये है कि लास्ट वाला जो स्टैक का एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तीसरी ये बात कि इफ एट एनी मोमेंट द एलिमेंट्स इन द स्टैक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, यानी कि पूरी स्टैक आर इक्वल टू इंटीज सॉरी टारगेट, तो अगर तो वो स्टैक हमारे पास टारगेट की इक्वल हो गई है, यानी कि टारगेट एरे बन गई है, तो डू नॉट रीड न्यू इंटीजर्स फ्रॉम द स्ट्रीम एंड डू नॉट डू मोर ऑपरेशंस ऑन द स्टैक। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जब हमारे पास टारगेट बन गई है देन उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा का सारा प्रोसेस इस पे ही एंड हो जाता है कि हमें टारगेट ही बनाना है। तो हम फिर नेक्स्ट स्ट्रीम के इंटीजर्स नहीं लेंगे और उसके ऊपर भी कोई ऑपरेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। वहां पर ही हमारी जो लूप होगी या जो हमारा हम कोड में लिखेंगे वहां पर ही आप ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब कि आप नेक्स्ट कुछ भी नहीं करोगे ऑपरेशन। रिटर्न द स्टैक ऑपरेशंस नीडेड, अब यहाँ पे लास्ट पे क्या बात लिखी है, रिटर्न द स्टैक ऑपरेशंस नीडेड टू बिल्ड टारगेट फॉर लिविंग द मेंशन रूल्स इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आंसर्स रिटर्न एनी ऑफ देम। अब ये थोड़ा सा एज केस है, इसको अगर नहीं भी समझ आई तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो फुल जो क्वेश्चन है ना इसमें हमें यही गाइड किया गया कि आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, जो कि पुश एंड पॉप, यानी कि हम स्टैक में डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स डालने हैं उनको, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब ऐसा करते हैं कि ये दोनों एग्जांपल्स पे हम ड्राई रन करते हैं और बाद में इसका लॉजिक को डिस्कस करेंगे, फिर उसको भी एक दफ़ा ड्राई रन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक दफ़ा मैं एनोटेशन ऑन कर लूँ। जी। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारे पास एक टारगेट एरे मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एन दिया गया है, जो कि हमने इसको बोला है ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स है। और जो एन की वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 1 से लेकर एन तक, तो इसका मतलब है 1 2 3। एन की वैल्यू ये है। ये हमारे पास तीन हो गए हैं इंटीजर्स, इसको बोला गया है क्वेश्चन में स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। अब हमने इस तरह करना है कि हमारे पास स्टार्ट में स्टैक क्या होगी, एम्प्टी होगी। और उसको उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को डालना है। ठीक है। तो डालने के बाद, और वो एलिमेंट्स कौन से डालने हैं, ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स ही डालने हैं। बनाने उसको डालने के बाद वो ऐसी स्टैक बननी चाहिए जो कि हमारा टारगेट हो, जो कि टारगेट के इक्वल हो। तो जैसे जैसे हमने एलिमेंट्स को डालना है या रिमूव करना है, तो एक रिजल्टेंट या रिजल्ट एरे हमारे पास बनती जाएगी और वो उसी को ही हमने रिटर्न करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट एलिमेंट बनाया, उसके अंदर हम जो जो ऑपरेशंस करेंगे वो यहाँ पर मैं लिखती जाऊंगी। तो स्टार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, इंटीजर है अभी। यहाँ पर वन के ऊपर, यानी कि वन वैल्यू है इसकी। और यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ इंटीजर की वैल्यू भी वन है। तो हमने क्या करना है, देखना है कि हाँ क्या ये टारगेट का फर्स्ट एलिमेंट और इंटीजर का, सॉरी, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर का फर्स्ट, क्या ये दोनों इक्वल हैं।
तो हमने देखा है कि जैसे ये भी, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो क्या करेंगे, इसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1। ठीक है। और लिखने के बाद ये चीज़ भी मैं नोट करनी है कि मैंने क्या किया है स्टैक के अंदर, वो यहाँ पर रिजल्ट में सारा का सारा लिखना है, उसी को ही रिटर्न करना है, क्योंकि ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, पुश किया था 1। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पी लिख देती हूँ, पुश, सॉरी, फुली लिख देती हूँ। ठीक है। सो मैंने अभी क्या किया है, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर की वैल्यू आगे बढ़ेगी, इंटीजर की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर टारगेट में 3 है वैल्यू, इधर इसकी वैल्यू है। स्ट्रीम ऑफ इंटीजर भी नेक्स्ट मूव हो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी 2। तो ये 3 और 2 बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है। लेकिन फिर भी हमने स्टैक में उन्होंने हमें ये मेंशन किया है कि आप स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में कुछ नेक्स्ट नहीं कर सकते, कुछ कोई भी स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में एलिमेंट को हम अपनी मर्जी से स्किप नहीं कर सकते। तो ये इनका, इनकी तरफ से रूल है कि आपने जो भी एलिमेंट है ना, उसको जरूर एक दफ़ा स्टैक में डालना ही डालना है, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास टारगेट ना बन जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 2 को ऐड करना ही होगा। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा ऑपरेशन कर दिया, विच इज़ अगेन पुश। लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करना है कि हमने अब कर देना है स्टैक में पॉप, 2 को ही पॉप कर देना है। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और पॉप करने का पर्पस क्या था, कि हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है। जब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, यानी कि स्ट्रीम ऑफ इंटीजर की वैल्यू और टारगेट का इंडेक्स की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब तक हम उसको पुश करते रहेंगे, और अदरवाइज ना इक्वल हो तो पॉप करेंगे। तो इस केस में हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हमने पुश किया था पहले। अब हम पॉप इसलिए करें क्योंकि इक्वल नहीं है। अब मैं करूँगी यहाँ पे पॉप, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख भी देती हूँ कि हमने पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। अब अगेन जो स्टैक हम बना रहे हैं, उसके अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो इस स्टैक के अंदर अब हम स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में नेक्स्ट मूव करेंगे, इसका एक और इसको इंक्रीमेंट करेंगे एक वैल्यू। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती जाऊँ कि मैंने अभी भी मेंशन की थी कि हमने इस वाले स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में कभी भी एक कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं करना, राइट। सो शिफ्ट नहीं करके जा सकते, यानी कि 2 को छोड़ दिया तीसरे को, इस तरह नहीं करके जा सकते। ठीक है। तो अब हम मौजूद हैं थर्ड आइट्रेशन के अंदर, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 3 है और टारगेट के अंदर की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, क्योंकि 1 तो हो गया ना। तो अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये तीन दोनों इक्वल हैं। सो हम क्या करें कि स्टैक के अंदर इसको डाल देंगे 3 को। अब डालने के बाद फौरन से हमने लिखना है कि हमने एक यहाँ पर पुश किया है। ठीक है। डालने के फौरन बाद जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमने रिजल्ट एरे में ज़रूर पुट करना है। तो यहाँ पर पुश हो गया। सो अब ये वाले, अब हमने देखना है कि क्या इसके अंदर और कोई एलिमेंट है, नहीं है, और ना ही टारगेट के अंदर कोई और एलिमेंट है। सो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन सोल्व, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा आउटपुट आया और ये वाला आउटपुट, ये बोथ आर सिमिलर। सो अगर तो इस क्वेश्चन में कुछ और ये कहीं से कुछ ये एग्जांपल समझ नहीं आई या लॉजिक का कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो अदरवाइज मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलती हूँ, या तो हम कोड वाले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कर लीजिएगा, अदरवाइज चैट में पूछ लीजिएगा, और नहीं तो इंटरप्ट कर लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी और समझा दूंगी वहां से। तो इस तरह करती हूँ कि अब हम दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं। ये एग्जांपल
नहीं नहीं, लास्ट वाली एग्जांपल पे जाते हैं, बिकॉज पहली वाली एग्जांपल और दूसरी एग्जांपल सम हाउ ये दोनों सेम है। सो हम इस वाली एग्जांपल पे जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है और पहली एग्जांपल से मैच नहीं करता, तो हम इस पे देख लेते हैं क्या लॉजिक है। सो 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 अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टारगेट की वैल्यू है 1 2, और इंटीजर और लाइक हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इंटीजर की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर क्या होगा स्टार्ट में, जो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू है वो है 1 से लेकर n तक जाएगी। इसका मतलब है 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है टारगेट जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है। तो स्टार्ट में क्या करना है, हमें एक स्टैक बनानी होगी और उसके अंदर एलिमेंट्स को हमने पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने देखना है स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में पहली वैल्यू और टारगेट में पहली वैल्यू क्या ये दोनों सेम है। तो अगर तो सेम है तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। बट अगर सेम नहीं भी है फिर भी हम उस एलिमेंट को पुश करेंगे और बाद में उसको उसी टाइम नेक्स्ट आइटरेशन में उसको पॉप कर देंगे और फिर नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ इंटीजर पे चलेंगे। और इस केस में तो हमारे पास सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। 1 को हमने डाला। यहाँ पे मैं ये चीज़ रिमाइंड कराती जाऊँ, ये जो हमारे पास एरे बननी चाहिए ना स्टैक के अंदर, वो ये टारगेट ही बननी चाहिए। तो इस टारगेट को बनाने के लिए हम ये सारे आइटरेशंस और ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने अब यहाँ पर एंड 1 डाला, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी रिजल्ट में क्या मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो ये रिजल्ट एरे में मैं लिख रही हूँ, हमने पुश को परफॉर्म किया, राइट। अब ये दोनों सेम है तो हम स्ट्रीम ऑफ इंटीजर नेक्स्ट मूव करेगा। तो अब हमारे पास n की वैल्यू है 2 और यहाँ पर 1 से हम शिफ्ट कर रहे हैं 2 के ऊपर, ठीक है। ये 2 को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो अब 1 से हम यहाँ पर भी वैल्यू 2 है और ये भी वैल्यू 2 है। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे स्टैक के अंदर। बट ऐड करने के बाद नीचे लिखेंगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर असूलन तो बात हमारे पास n की वैल्यू 3 है और 4 भी पड़ी हुई है। तो और यहाँ पर तो टारगेट हमें बन मिल गया है। तो हमारा एम यही होना चाहिए कि हमें टारगेट ही बनाना है, यानी कि स्टैक को टारगेट ही बनाना है। बनाने के बाद जो भी एलिमेंट स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में बचेंगे हमने वहाँ पर ही ब्रेक कर देना। ब्रेक का मतलब नेक्स्ट नहीं मूव करना। ये हमारे पास इधर जो क्वेश्चन है वहाँ पर स्टेटमेंट में भी मेंशन है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ही ये एग्जांपल यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट एरे के अंदर हमने दो ऑपरेशन किए थे, पुश पुश, और ये यहाँ पर भी पुश पुश ही लिखा हुआ है, लाइक हमारा आउटपुट बोथ आर सिमिलर। अब ऐसे करती हूँ कि हम कोड वाले पार्ट में देखते हैं कि इसको कोड के थ्रू कैसे सोल्व करना है। तो कोड के अंदर भी हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो एक रिजल्ट एरे, रिजल्ट के नेम से एक एरे बना लेंगे। उसके अंदर हम सारे जो भी ऑपरेशन कर रहे होंगे उसके अंदर हम लिख रहे होंगे। और दूसरा ये काम करेंगे कि हम एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक जाएगी जो लूप, यानी कि 1 से ये n का मतलब ये है कि ये वाला n, ठीक है। यानी कि इस एग्जांपल में अगर देखें तो 1 से लेकर 3 तक जाएगी। इसी तरह कोड में हम लूप जो चलाएंगे उसमें सबसे पहले तो यही काम करेंगे, एक लूप चले जो कि 1 से n तक जाए। लेकिन उसमें ऐसा करें कि हम हर दफ़ा स्टैक के अंदर और एक स्टैक बनाएं और उसके अंदर हम हर दफ़ा उस स्ट्रीम ऑफ इंटीजर को और टारगेट को देखते जाएं। अगर तो ये दोनों सिमिलर हैं तो हम उसको अपनी स्टैक के अंदर डाल देंगे। और स्टैक के अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट एरे है ना उसके अंदर हम मेंशन करेंगे हमने कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। और अगर तो हम ये दोनों सेम है तो आप क्या करो, जो रिजल्ट एरे है उसके अंदर पुश को उसके अंदर पुश को लिख दो
और एन की वैल्यू भी नेक्स्ट मूव हो जाएगी। और जो हमारे पास एक हम इंडेक्स लेंगे स्टार्ट में, वो बेसिकली आइट्रेट कर रहा होगा वन से, सॉरी, हमारे टारगेट के फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक। बट यहाँ पर एक एज केस ये बनेगा कि हाँ, हमारा जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था और यहाँ पर भी मेंशन है कि आप तब ब्रेक कर जाओ जब हमारे पास टारगेट बन जाए, और चाहे एन की वैल्यू पड़ी भी हो फिर भी हमने ब्रेक कर देना है। सो जो हम स्टार्ट में इंडेक्स लेंगे ना, जो कि टारगेट को बनाने के लिए हमारी हेल्प करेगा, उस इंडेक्स को हम इक्वल करेंगे। उसके इंडेक्स को, उसका लॉजिक इस तरह लिखेंगे कि अगर तो हमारे पास वो इंडेक्स और ये जो हमारे पास टारगेट एरे जो बननी है उसकी लेंथ सिमिलर है, तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो। वहां पर ही वो ब्रेक हो जाना चाहिए। चाहे दो ऑपरेशन हुए हैं, तीन ऑपरेशन हुए, वहां पर ही हमारी एरे और हमारा लूप जो चल रही है वो ब्रेक हो जाएगी, और जो हम रिजल्ट रिटर्न करवाना चाह रहे हैं हम उसको लिखेंगे। सो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, इसको देख लेते हैं। ये सेम वही वर्डिंग है जो मैंने भी इनको एग्जांपल्स के को सोल्व करने के लिए आपको कुछ बताया था ना, ये सब उन ये जो लॉजिक अभी डिस्कस किया था उसी को ही मैंने यहाँ पे कोड की फॉर्म में मेंशन कर दिया है। स्टार्ट में मैंने बोला था कि हमने क्या करना है, एक रिजल्ट एरे बनानी है। और उस एरे का मकसद ये है कि हमारे अंदर हमारे पास जो भी हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, उस एरे रिजल्ट के अंदर वो लिखते जाएं। अगर हमने पुश किया है, पॉप किया है, जो भी किया है ना, उस एरे के अंदर, रिजल्ट के अंदर हम लोग वो लिखते जाएंगे। दूसरा ये काम करना है हमने कि हमने एक इंडेक्स लेना है, यानी कि उसको जीरो से स्टार्ट करना है। और करने का पर्पस ये है कि हमारा वो जो टारगेट है ना उसको इसके ऊपर आइट्रेशन जो भी चलेंगी उसको बनाने के लिए, जो भी जीरो से हम एंड तक जाएंगे ना, तो अगर तो हमारे पास जो हमने इंडेक्स के थ्रू इसको टारगेट करना है, तो लाइक इस टारगेट एरे को बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास इंडेक्स भी तो होना चाहिए, तो इस जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमने इंडेक्स के नेम से एक वेरिएबल बना दिया जो कि जीरो से स्टार्ट होगा, और तब तक चलेगा जब जब तक हमारे पास टारगेट बन जाएगी और टारगेट की लेंथ हो जाएगी। अगर टारगेट की लेंथ इक्वल हो जाएगी हमारे पास इंडेक्स के, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ही लूप को ब्रेक कर देंगे। सो सबसे पहले तो हमने इस एज केस को बना लिया है कि पहले तो ये होगा ना, लूप लूप चलेगी वन से लेकर n+1 तक, यानी कि हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स को हम देख रहे हैं कि हमने उसको चलाना है वन से लेकर n+1 तक। n+1 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हम लूप लिखते हैं, लूप का लॉजिक लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो अगर तो यहाँ पर हम जस्ट n में लिखूंगी तो ये n-1 टाइम तक चलेगी। बट अगर मैं मेंशन कर दूं n+1, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लूप है ना वो n तक चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लूप का लॉजिक मेंशन कर दिया। देन मैंने जो एज केस डिस्कस किया था कि हमने इंडेक्स को तब तक ही चलाना है जब तक हमारा टारगेट बन जाए। तो टारगेट बन जाएगा मतलब टारगेट की लेंथ के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर हमने ब्रेक कर देना है। इसको हम लास्ट में भी लिख सकते थे, बट स्टार्ट में लिखने का मकसद ये है कि हमें अगर स्टार्ट में ही वाले ऑपरेशंस में मिल जाएगा तो टारगेट बन जाएगा यार। या जो हमारे पास हमारा एम है कि हमने टारगेट को बनाना है, तब तक इसको चलाना, तब तक तो ये चलता जाएगा। बट अगर ये लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंच गया है कि हमें टारगेट बन गया है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। सो सबसे पहले तो ये होगा ना, जो भी हम लोग स्टार्ट कर एलिमेंट लेंगे स्ट्रीम ऑफ इंटीजर से, उसको पुश तो करना ही करना है, हर एलिमेंट पुश तो होगा ही होगा। बट इन केस अगर तो वो हमारे पास इक्वल नहीं है, देन हम उसको पुश करने के बाद पॉप कर देंगे। सो इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमने रिजल्ट डॉट अपेंड डॉट पुश किया, अपेंड अपेंड किया है पुश को, पुश को अपेंड किया है। सो अब हमने नेक्स्ट क्या लॉजिक को लिखा है, और इसमें ये लिखा है कि अगर तो आप नम की वैल्यू इक्वल हो जाए टारगेट ऑफ इंडेक्स के, तो हमने इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देना है। और बढ़ाने का मकसद ये है कि हमारे पास वो वैल्यूज दोनों इक्वल हो गई हैं, इसलिए इंडेक्स की वैल्यू अब आगे जाएगी। फॉर इंस्टेंस इस वाली एग्जांपल में देखा जाए, तो हमारे पास अगर तो हमें वन मिल गया है, तो आप क्या करो, वन मिल गया तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दो, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट में जीरो होगी, और स्ट्रीम ऑफ इंटीजर के अंदर भी वन, इधर वैल्यू वन होगी स्टार्ट में, तो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो इसलिए हमने इंडेक्स को बढ़ा दिया। इन केस ये दोनों इक्वल ना होते तो हम
एल्स वाले पार्ट के अंदर जाते हैं। एल्स वाला पार्ट हमें क्या कहता है कि अगर इक्वल नहीं है तो आप पॉप करेंगे, ठीक है। पॉप करने का मकसद ये था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट, और हमें टारगेट एरे ही बनाना है। सो ये है इसके अंदर मेन रीजन। सो इस तरह हमने इफ एल्स के थ्रू, इफ एल्स लाइक मेंशन किया है कि जो भी यहाँ पर उन्होंने रूल्स मेंशन किया है ना, उनको फॉलो करने के लिए यहाँ पर कोड के थ्रू उसको लिखा है। और एट द एंड हमारा जो रिजल्ट एरे है ना, वो ही हम बना रहे हैं, ठीक है। बना रहे हैं का मतलब जो जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, वो रिजल्ट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने उसको ही रिटर्न कराना है। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पॉइंट क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैं रन करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो हम इस तरह करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। सो हम इस तरह करते हैं, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप में से कोई इस क्वेश्चन को रीड करना चाहेगा? चलें, ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ। सो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड टारगेट इंडेक्सेस आफ्टर सॉर्टिंग एरे। तो इसमें ऐसा है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नाम्स एंड a target element target. A target index is an index I such that nums of I is equal to target, and return a list of the target indices of nums after sorting nums in non-decreasing order. If there are no target indices, return an empty list. The returned list must be sorted in increasing order. सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि आपने रिटर्न जो भी हमें एक नाम, एक हमें नाम्स का के नेम से एरे दी गई है और टारगेट के नेम से इंटीजर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि इसको हमने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक बड़ा एलिमेंट फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह करके, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो हमने वो बना लेना है। अगर तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टारगेट इंडिसेस ऑफ नाम्स आफ्टर सॉर्टिंग नाम्स इन नॉन डिक्रीजिंग। अच्छा, इफ देयर आर नो टारगेट इंडिसेस, अगर हमारे पास टारगेट इंडिसेस नहीं है, रिटर्न आर एम्प्टी लिस्ट, तो हमने उस लिस्ट को एम्प्टी, उस रिटर्न एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करना है। द रिटर्न लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लाइक वही बात के सबसे लाइक फिर अगर हमारे पास टारगेट नहीं है उस एरे के अंदर, नम्स के अंदर, तो हमने नम्स को रिटर्न कर देना, लेकिन वो नॉन डिक्रीजिंग वाला ऑर्डर हो, कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो फर्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है नम्स, ठीक है। इसको जब हम नॉन डिक्रीजिंग में करेंगे तो ये बन जाएगी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये वाला होता है, ठीक है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा काम ये करना है, टारगेट को देखना है और फाइंड करना है हमारी नम्स के अंदर वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर तो किसी जिस जिस इंडेक्स पे आएगा, तो हमने जो रिजल्ट एरे देनी है उसके अंदर हमने इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा उन्होंने मेंशन यही किया है कि आपने इंडेक्स ही रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो इंडेक्स रिटर्न कैसे, लाइक कौन कौन से इंडेक्स रिटर्न होंगे? वो होंगे जहाँ पर टारगेट मौजूद है नॉन डिक्रीजिंग एरे के अंदर।
सो मैं एनोटेशन और कर लूँ उसके अंदर इसको शो कराती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने टारगेट को देखना है कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो टारगेट सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और ये हमारे पास इंडेक्स कौन सा है, 1। फिर उसके बाद टारगेट मिलेगा इस वाले दूसरे बार यहाँ पर, तो ये हमारे पास इंडेक्स कौन सा है, 2। तो जो हमारा रिजल्ट एरे होगा वो होगा 1 2। इस तरह दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, और उसके अंदर भी सेम यही है कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेना है, फिर टारगेट को देख लेना है, और टारगेट को देखना है इस वाले मतलब हमारे नम्स में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ इस केस में ये यहाँ पर मौजूद है, और ये है तो ये हमारे पास है थर्ड इंडेक्स के अंदर मौजूद। तो हम जो एरे रिटर्न करेंगे वो उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, और वो 3 होगा, जो कि इंडेक्स बता रहा है कि हमारा टारगेट इस वाले इंडेक्स में मौजूद है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में ऐसा करेंगे कि सबसे पहले तो हमने सॉर्टिंग वाला काम करना है, लाइक नम्स को सॉर्ट कर देना है। ठीक है। सॉर्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, टारगेट को पकड़ना है, और उस सॉर्टिंग एरे में कहाँ कहाँ मौजूद है लूप के थ्रू हमने ये देखना है। जब लूप चलेगी सॉर्टेड एरे के ऊपर, तो उसके अंदर हम एक इफ स्टेटमेंट में ये मेंशन करेंगे, हाँ अगर तो हमारा टारगेट मिल जाए नम्स के आई के इंटीजर पर, जिस इंटीजर पर सॉरी इंडेक्स में मिलेगा, हम उस इंडेक्स को ऐड कर देंगे हमारा रिजल्ट एरे के अंदर। ठीक है। और उस रिजल्ट एरे को एट द एंड रिटर्न करा देंगे। सो पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट, यानी कि जिस एरे को हमने सॉर्ट कराना है उसको अंदर उसका नेम लिखने के बाद डॉट सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे ना, तो वो सॉर्टेड एरे बन जाएगी। और दूसरा काम क्या करना है, रिजल्ट एरे बनाना है, जो कि हमारा जो कि हम रिटर्न कराएंगे, जो कि हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने लूप चलाने हैं उस सॉर्टेड एरे के ऊपर, उसको 1 से लेकर एंड तक, सॉरी 0 इंडेक्स से लेकर एंड तक। जिसकी मैं सेकेंड। ओके। सो अच्छा मैं यहाँ पर थी। तो फिर हमारा लूप चलेगा, यानी कि हमने लूप चलाना है 0 इंडेक्स से लेकर एंड वाले इंडेक्स तक। जहाँ जहाँ पर हमारा हमें टारगेट मिल जाएगा, हमने उसको अपेंड कराते जाना है, उस इंडेक्स को अपेंड कराते जाना है हमारे हमने रिजल्ट के अंदर। ठीक है। तो उस इंडेक्स को रिजल्ट के अंदर अपेंड कराते जाना, और बाद में उस रिजल्ट एरे को सॉरी रिटर्न करा देना, मतलब कि हमने आंसर हमारा रिजल्ट एरे है। ठीक है। तो वो रिजल्ट हमारा वही बन जाएगा कि जिसके अंदर वो इंडेक्सेस हैं। सो ये था क्वेश्चन। अगर इसके अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ तक बताइएगा क्या क्लियर नहीं हुआ। आई होप कि वो क्वेश्चन क्लियर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कोई पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को रीड करना चाहेगा।
ओके, तो ऐसा करती हूँ, मैं रीड कर देती हूँ। सो क्वेश्चन का टाइटल ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, यानी कि हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है कि कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद। सो क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ओनली फोर ऑपरेशंस एंड वन वेरिएबल एक्स। हमारे पास चार ऑपरेशंस है और हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स। तो प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द वैलिड एक्स बाय वन, यानी कि अगर हमारे पास प्लस प्लस एक्स हो या एक्स प्लस प्लस हो, जो कि यहाँ पे दो फॉर्म में मेंशन किया गया है, तो हमने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू में वन को ऐड कर देना है। और दूसरे नंबर जो दूसरा ऑपरेशन है, सॉरी जो तीसरा एंड चौथा ऑपरेशन है, वो ये है कि माइनस माइनस एक्स या एक्स माइनस 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 माइनस, इन दोनों में से किसी ऑफ की एक भी फॉर्म हो तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स बाय वन। इसका ये मतलब कि हमने वैल्यू को रिमूव कर, सॉरी डिक्रीज करना है बाय वन, यानी कि एक्स में से वन को माइनस कर देना है। अच्छा, इस तरह होगा, इसका मतलब है प्लस वन कर दो। इसका दूसरा, ये जो दूसरा रूल ये बताता है कि माइनस वन कर दो एक्स की वैल्यू में से। इनिशियली द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, स्टार्ट में एक्स की वैल्यू है जीरो। सो इसमें हमें क्वेश्चन में यही होगा कि ऑपरेशंस दिए होंगे, तो हमने ये स्ट्रिंग के क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है कि जस्ट इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो कि हम एक्स के साथ साइंस मौजूद हैं, या प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। तो given an array of strings operations containing a list of operations, return the final value of x after performing all the operations। तो हमें क्या करना है कि फाइनल वो वैल्यू निकलेगी जो कि इंटीजर होगा, तो उसको हमने रिटर्न कराना है। सो पहली वाली एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ऑपरेशन का नेम से जो एरे बनी हुई है उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं और वो क्या कह रही हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो नंबर, सॉरी जो जीरोथ इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट नंबर पे वैल्यू मौजूद है वो माइनस माइनस एक्स है। इसका क्या मतलब है कि एक्स में से वन को माइनस करना है, और इनिशियली एक्स की वैल्यू है ज़ीरो। सो जब हम ज़ीरो माइनस वन करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस वन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू, तो वैल्यू ये है एक्स प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि हमने x के अंदर उस वैल्यू को प्लस कर देना है, ठीक है। जो हमारे पास x की वैल्यू है ना उसके अंदर प्लस वन कर दो, ठीक है। तो जब हम प्लस वन करेंगे, सो इनिशियली जीरो माइनस वन थी, तो माइनस वन प्लस वन क्या बना, जीरो। तो एट दैट पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू बन गई है अगेन जीरो। अब लास्ट आइट्रेशन पे देखेंगे, या लास्ट एंटी वैल्यू क्या है उसको देखते हैं। तो लास्ट वैल्यू ये है x प्लस प्लस जो कि ऑपरेशन एरे के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसको देखना है कि हमारे पास, इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू में प्लस वन कर दो। सो हम जब प्लस वन करेंगे हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी वन। तो इसका मतलब ये हुआ एट द एंड हमारी वैल्यू क्या बनी, वन। तो ये थी एग्जांपल नंबर वन। सो इस तरह करती हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट एग्जांपल भी समहाउ सिमिलर ही है। हाँ, ये लास्ट वाली एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में एक्स की वैल्यू है जीरो, और ऑपरेशन हमें क्या कह रहा है, एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब जीरो प्लस वन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करते हैं। वन प्लस वन, प्लस प्लस एक्स का मतलब यानी कि एक्स की वैल्यू में वन कर दो प्लस। तो ये वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू, ओके। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है टू। अब हम तीसरी आइट्रेशन में जाएंगे, वहां पर देखेंगे क्या है, तो ये है माइनस माइनस एक्स। इसका मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू में से माइनस वन कर दो, टू माइनस वन इक्वल टू वन, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट आइट्रेशन, इसका मतलब है कि माइनस वन करना है एक्स की वैल्यू में से। तो हम जब एक्स की वैल्यू में से माइनस वन करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू बन गई जीरो। सो ये था क्वेश्चन। सो इसमें अब लॉजिक क्या बनेगी, वो ये होगी कि हमने एक लूप्स लानी है वन से, सॉरी जो सारे ऑपरेशंस के ऑपरेशंस के वैल्यू तक जाए, यानी कि जीरो से लेकर लास्ट वाले इंडेक्स तक जाए। और यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे अगर तो प्लस प्लस एक्स हो या एक्स प्लस प्लस हो, इसका मतलब है हमने एक्स की वैल्यू में से एक्स की वैल्यू में वन को ऐड करना है। और तीसरा और चौथा रूल ये कहता है कि आप ये बात मेंशन करो कि जब माइनस माइनस एक्स हो या एक्स माइनस माइनस, तो क्या करना है कि एक्स की वैल्यू में से माइनस कर देना वन। तो ये चार ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना है, बट इनिशियली हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी जीरो, ये हम मेंशन करेंगे अपने कोड में।
तो हमने कोड ये कोड के अंदर जो लॉजिक यूज़ हुई है एग्जैक्टली सिमिलर यही यूज हुई है। तो सबसे पहले तो हमने लूप चलाई, फिर उसके अंदर प्लस प्लस और माइनस माइनस के बारे में मेंशन किया। सो एक बात तो ये होगी ना कि एक्स के साथ ही कुछ होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस के सिंबल्स लिखे होंगे। सो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर बोल देती हूँ कि हाँ, अगर प्लस प्लस हो तो क्या करो, एक्स की वैल्यू में से वन को ऐड कर दो, वन में ऐड कर दो। और अगर तो और एल्स पार्ट में हम मेंशन नहीं कर रहे कि माइनस माइनस का, तो ये एल्स के कंडीशन में इस एग्जैक्ट इस क्वेश्चन ये समझ जाएगा, यानी कि हमारा कोड में हम ये बात मेंशन कर रहे हैं कि तो एग्जैक्टली माइनस माइनस ही होगा, अगर तो प्लस प्लस नहीं है तो माइनस माइनस ही होगा। सो वो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। फिर एक्स वाला एल्स वाला पार्ट हमें हमें उसमें मेंशन ये कर रहे हैं कि आप एक्स की वैल्यू में से माइनस वन कर दो। तो वो ये था क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने एट द एंड एक्स की वैल्यू को रिटर्न कराना है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है या किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? हम्म। सो आई होप ये क्लियर होगा। तो मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, अगर तो हम उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, अदरवाइज मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है। सो इजी लेवल के क्वेश्चन कोई देख लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि ये लिटनो कोड नंबर 1832 है, और क्वेश्चन का टाइटल है चेक इफ द सेंटेंस इज पैनग्राम। तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस है पैनग्राम या नहीं। ठीक लास्ट है। वाले उसके ऊपर ना एक क्वेश्चन है। जी सर। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ना एक चैट में प्रॉब्लम डिस्कस की है। अच्छा। अम, हाँ, अच्छा, ये हाँ ये वाला। जी सर, पूछ लें जिसका क्वेश्चन है। चैट में लिखा है उन्होंने। हाँ, मैं देख रही हूँ। अच्छा, कैन वी राइट एक्स प्लस प्लस और एक्स माइनस माइनस इंस्टेड ऑफ एक्स। हाँ सर, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने ना स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट में मेंशन कर रहे हैं कि हाँ, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। सो ऑब्वियसली इफ में के अंदर अगर तो हमने प्लस का मेंशन जिक्र कर दिया, तो एल्स में करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि एक्स प्लस प्लस इक्वल टू वन। इसका मतलब ये होता है कि एक्स के अंदर इसका मतलब ये होता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सो इसका मतलब ये होता है। और इस तरह वाई का मतलब, सॉरी वाई नहीं यहाँ पर, तो माइनस इक्वल टू वन हो तो इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सो ये है। तो आई थिंक यही क्वेश्चन है आपका। हम्म। हाँ, यही क्वेश्चन है। वो जो एक्स प्लस प्लस है ना, वो हम सी प्लस प्लस और जावा में इस तरह लिखते हैं, लेकिन पाइथन में ये होता है कि आप इस तरह करके लिख लो, प्लस इक्वल टू वन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा, नेक्स्ट पे अगर चलते हम हैं। पाइथन में भी इस क्वेश्चन पाइथन के अलावा किसी लैंग्वेज में सॉल्व करें जहाँ पर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट भी हो, तो उससे ना क्वेश्चन का पर्पस खराब हो जाता है अगर हम एक्स प्लस प्लस या एक्स माइनस माइनस यूज कर लें। उनका लीड कोड में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना प्री बिल्ड फंक्शंस के बगैर करें तो बेहतर है। अगर आप
पहले से ही लिखी हुई लाइब्रेरीज के साथ सॉल्व कर लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पर्पस खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर उबैद फॉर एडिंग योर पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन का टाइटल है चेक इफ द सब्सटेंस इज पेनग्राम। सो इसमें हमें ये करना है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है, क्या वो है पेनग्राम या नहीं। सो पेनग्राम क्या होता है इसको देखते हैं। सो a sentence is a sentence sorry a pangram is a sentence where every letter of the English alphabet appears at least one। सो वो ये सेंटेंस होता है जिसके अंदर ए से लेकर जी तक कोई भी सारे एलिमेंट एक दफा तो मौजूद हों। तो ये पैनाग्राम की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए से लेकर जी तक आई थिंक 25 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर तो हमारे पास जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, और इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हो एटलीस्ट वन टाइम, तो ही हमारा सेंटेंस बनेगा पैनग्राम, अदरवाइज नहीं। सो इसमें ये बोला है गिवन अ स्ट्रिंग सेंटेंस containing only lowercase English letters return true if sentence is a pangram or true or false otherwise। तो यहाँ पर उन्होंने सारे एलिमेंट उन्होंने बोला है कि हमेशा आपको लोअर केस में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर अपर केस वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अगर तो सारे एलिमेंट मौजूद हो तो क्या रिटर्न करना है, ट्रू। अगर तो सारे एलिमेंट में से कोई एक भी मौजूद ना हो तो आपको क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। सो इस वाली पहले एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस के जो पहले एग्जांपल में इनपुट है, उसके अंदर सेंटेंस की वैल्यू है यानी कि ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को अगर गौर से देखें ना, तो इसके अंदर ए से लेकर जी तक सारे के सारे अल्फाबेट मौजूद हैं। तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो ट्रू निकला। और अगर कोई एक भी एलिमेंट मौजूद ना होता ना तो हमने फॉल्स रिटर्न करना था। तो ये है पैनग्राम की डेफिनेशन। सो ये एग्जांपल 1 से भी क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। सेंटेंस contains at least one of every letter of the English alphabet। वही सेम बात कि अगर सारे एलिमेंट मौजूद हैं देन ही आप उसको पैनग्राम बोल सकते हो, अदरवाइज नॉट। अब एग्जांपल 2 में देखते हैं कि इन्होंने क्या फॉल्स क्यों रिटर्न किया, राइट। हमने राइट वाला राइट सॉरी ट्रू वाला क्वेश्चन तो देख लिया, अब फॉल्स वाला देख लेते हैं। सो इनपुट में हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि लीड कोड है, उसके अंदर लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है। तो इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट के सारे एलिमेंट एक दफ़ा भी मौजूद नहीं है, ठीक है। ए से लेकर जी तक सारे एलिमेंट अगर तो मौजूद होंगे फिर ही हम इसको ट्रू करेंगे, बोलेंगे, यानी कि ट्रू रिटर्न कराएंगे। अदरवाइज हम इधर में फॉल्स ही रिटर्न कराएंगे। सो इस वाली एग्जांपल में इसलिए इसका आंसर फॉल्स निकला। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सही है। सो ऐसा करेंगे हम एक स्ट्रिंग हम लोग के अंदर ही लिख लेंगे कि ए से लेकर जी तक लिख लेंगे, ठीक है। और उसको अंदर चेक करते जाएंगे। अगर तो हमारे पास मौजूद है अ, हमारा सेंटेंस के अंदर वाले एलिमेंट तो ही हम उसको ट्रू बोलेंगे, अदरवाइज फॉल्स बोलेंगे। सो इसके अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया मैंने कि आप लूप चलाओ और उसके अंदर हमारे पास हर दफ़ा सी एच की वैल्यू होगी इनमें से कोई एक, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास सी एच नोट लाइक सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो ही हम रिटर्न कराएंगे ट्रू, अदरवाइज मौजूद नहीं है तो फॉल्स। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ, ठीक है। सो इसमें ऐसा होगा कि हमारे पास ये जो लूप है ना, ए से ले तक जी तक जाएगी, ठीक है। और हर बारी में इसकी वैल्यू होगी सेंटेंस, पहले सी एच की वैल्यू होगी ए, फिर बी, फिर इस तरह जी तक सारी होगी, ठीक है। और जब हम तो हम इसमें चेक क्या करना चाह रहे हैं, इसमें ये चेक हो रहा है कि हाँ अगर मौजूद है सेंटेंस इस वाले इसके अंदर तो ही हम रिटर्न कराएंगे ट्रू। अदरवाइज जिस बारी में इधर यानी कि किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई एक एलिमेंट एक दफ़ा भी मौजूद नहीं होगा तो ही फॉल्स होगा। फॉर इंस्टेंस ये वाली एग्जांपल तो क्लियर होगी। हम दूसरी एग्जांपल को इसके ऊपर ड्राई रन करते हैं। सो इसमें ऐसा होगा कि हम सबसे पहले में सी एच की वैल्यू होगी एल, ठीक है। लाइक सेंटेंस की वैल्यू तो एल है,
सेंटेंस में पहला एलिमेंट है एल, तो एल चेक हो जाएगा, ठीक है, ई भी चेक हो जाएगा, टी भी चेक हो जाएगा, और इस तरह सी और डी ई भी हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी वाले एलिमेंट्स है ना, वो सेंटेंस में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू है फॉल्स। और ये तब ये यानी कि इफ वाला पार्ट तो रन नहीं होगा इस वाले केस में, तो इसलिए इस रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज ये अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। सो इस वाले केस में हमारा आंसर फॉल्स इसलिए बना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर तो क्वेश्चन में कुछ इशू नहीं है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछ लें, अदरवाइज ये क्वेश्चन आई होप ये क्लियर होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन टाइम होगी, यानी कि हमारे पास एक ही लूप चल रहा है तो इसलिए ओ ऑफ एन टाइम। और इफ स्टेटमेंट का इफ स्टेटमेंट चल रही है तो इसका कोई इशू नहीं है, तो बिग ऑफ एन। ये जो ई स्टेटमेंट है ये भी तो एज आई थिंक ये लूप ही है एक किस्म का, क्योंकि वो सेंटेंस में सारे वर्ड्स को देख के ही मैच करेगा। नहीं सर, इफ स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी भी ना मतलब मैटर नहीं करती कि वो ओ ऑफ एन नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, अगर लूप के अंदर दूसरे लूप का हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बच जाना था ओ ऑफ एन के अंदर ओ ऑफ एन, ठीक है। तो मतलब फिर ओ ऑफ एन स्क्वायर बनना था, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बननी थी। हाँ, अगर एक ही लूप होती है तो हमारे पास एन ही जाती है। ओके, और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक ऑफ 26 होगी इसकी। आई हैव नो, नहीं नहीं, इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, मुझे इसके बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पता, क्योंकि ओके, मुझे लगता है कि हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ तो किया नहीं है। हमने जस्ट सिंपल ऑपरेशंस का ही परफॉर्म किया है। नहीं जो ये आप फार करेक्टर इन ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, आई थिंक वो जो लूप के अंदर होगा वो कहीं ना कोई स्टोर होगा मेमोरी में, दैट्स व्हाई आई आस्क। जी सर, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि जब हम एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो वो स्पेस में कंसीड किया जाता है, अदरवाइज ये सिंपल हम ऑपरेशंस का ही यूज़ कर रहे हैं। बट अगर किसी को इसके बारे में पता है तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा, मुझे जस्ट इतना ही आइडिया है इसके बारे में। ये मीन्स रन टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं सर, आई डोंट नो। जब हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं तब करते हैं, हाँ यहाँ हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे, वो सिस्टम की अपनी है प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये सारा क्लियर होगा। तो मैं मुस्कान, बताइएगा कि इन क्वेश्चंस के लिंक शेयर करने होंगे और सॉल्यूशन भी मुझे चैनल में या नहीं करने होंगे। मैम तो नहीं है तो आप कर दीजिएगा। जी सर, ठीक हो गया, मैं कर दूंगी। किसी को चाहिए तो यहीं पे उनको दे दी। आई गेस किसी चैनल को तो चाहिए तो मैं मशीन शेयर। लर्निंग। जी सर, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। सो मैं सेशन को एंड कर देती हूँ।